आप सभी को नमस्कार। आज हम इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा के साथ हम इतिहास, दर्शन और साहित्य जो है वो इतिहास की अगर रचना की बात की जाए तो इतिहास पुस्तक को सर्वप्रथम लिखा है हेरोदोट्स ने। हेरोदोट्स ने अपनी हिस्टोरिका पुस्तक लिखी और इनका जो समय था वो 456 ईसा पूर्व से 545 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल रहा। उस काल में देखा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर काल क्रमानुसार दृष्टि डालने से पूर्व साहित्य में इतिहास दर्शन पर विचार कर लेना चाहिए। यानी कि जो इतिहास है उस पर विचार कर लेना चाहिए। अतीत के तथ्यों का काल क्रमानुसार किया गया वर्णन या विश्लेषण इतिहास कहा जाता है। यानी कि अतीत जो बीता हुआ समय है, उस बीते हुए समय को जब हम काल क्रमानुसार यानी कि समयबद्ध करते हैं, उस समयबद्ध विश्लेषण को इतिहास कहेंगे। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है, क्योंकि उसमें तर्कपूर्ण विवेचन, गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया जाता है, जबकि आत्मपरक दृष्टिकोण उसे ललित एवं कलात्मक रूप प्रदान करता है। तो इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी ही अधिक रहा। यानी कि ज़्यादातर आध्यात्म पाया गया। और इस आध्यात्म में आज हम यूनानी विद्वान हेरोदोट्स, जिनका कार्यकाल 456 ईसा पूर्व से 545 के मध्य का रहा, उनके इतिहास दर्शन के 4 लक्षणों के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहला, वैज्ञानिक विधा होने से इतिहास की पद्धति आलोचनात्मक होती है। ये इतिहास जो है वैज्ञानिक विधा पर लिखी जाती है, इसलिए इस पद्धति की आलोचना होती है। दूसरा, इतिहास मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानविकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मानविकी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका संबंध मानव से संबंधित है। मानव की पुरानी परंपराओं, पुरानी रीतियों का वर्णन किया जाता है, उनको समझा जाता है, उनको पढ़ा जाता है, उन पर चर्चा की जाती है, इसलिए यह मानव जाति से संबंधित है। इतिहास के तथ्य और निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित होते हैं। प्रमाण जो साक्ष्य हैं वो इतिहास को संपन्न बनाते हैं, इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। इतिहास अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। यानी कि पुरानी परंपराओं को लेकर के उनमें सुधार करने का कार्य कौन करता है? इतिहास करता है। जिस प्रकार प्राणिशास्त्र में डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, अर्थशास्त्र में मार्क्स ने विकासवाद को प्रतिपादित किया और भौतिक शास्त्र में स्पेंसर ने विकासवाद दिया, तो भले ही कुछ अन्य विद्वान इस दृष्टिकोण के विरोधी रहे हों, और किस दृष्टिकोण के? विकासवादी दृष्टिकोण के विरोधी रहे, लेकिन सार्त्र ने कहा कि जब प्रकृति और मनुष्य ही नियमों से मुक्त है, जब प्रकृति और मनुष्य दोनों नियमों से मुक्त हैं, तब उनके इतिहास को कैसे नियमबद्ध किया जा सकता है? ये सार्त्र का मानना था, ये सार्त्र का कहना था। और फिर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यिक चिंतक और हिंदी में इतिहास लेखन परंपरा को मजबूती प्रदान करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने साहित्य की चिंता और जिन्हें आलोचक भी माना जाता है, वो रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है कि साहित्य का जो इतिहास है वो जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास। चित्त माने हृदय। तो साहित्य का जो इतिहास है वो जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों में परिवर्तित होती हैं। तत्कालीन यानी कि तत्काल की, तुरंत की, उन परिस्थितियों में परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ हैं। सबसे पहली पद्धति है
वर्णानुक्रम पद्धति। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेंगे कि इटली के विद्वान विको इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। विको का मानना है, जो कि इटली के विद्वान हैं, उनका मानना है कि इतिहास जो है वो मानव की एक जैसी परिस्थितियों का वर्णन है। उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि इतिहास जो है वो जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों में परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ: सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो सबसे पहले इतिहास लेखन की अगर किसी ने शुरुआत की तो वो हैं गारसा दतासी। इन्होंने एंदोई हिंदुस्तानी, देखो, लिटरेत्योर एंदोई हिंदुस्तानी नामक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक के साथ इन्होंने अपने ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया। वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास ग्रंथ, साहित्यकार कोश और इन ग्रंथों, इस दृष्टि के जो ग्रंथ थे उन्हें अनुपयोगी और दोषपूर्ण अधिक माना जाता था। क्योंकि सभी इतिहासकार को वर्णमाला के क्रम से एकत्र कर उनका विवेचन जिन इतिहास ग्रंथों में किया जाता है उन्हें वर्णानुक्रम पद्धति, यानी कि वर्णानुक्रम, वर्ण माने अक्षर, अक्षरों के अनुक्रम में, यानी कि सबसे पहले गारसा दतासी एवं शिव सिंह सेंगर, तो सबसे पहले गा आया इसलिए गारसा दतासी को कहा गया। दूसरा कालानुक्रम, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि इसे कालानुक्रम पद्धति भी कहा जाता है। इसमें कवियों एवं लेखकों का संग्रह वर्णानुक्रम के अनुसार न होकर कालक्रम से होता है, समय के अनुसार होता है कि किसका कितना समय रहा, उसके बाद दूसरे कौन से लेखक का समय आया, कौन से कवि का समय आया। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य ग्रंथों को कालक्रमानुसार लिखा गया और इतिहास ग्रंथों में कालानुक्रमी पद्धति का अनुसरण किया गया। तो मिश्र बंधुओं ने कवियों के जीवन वृत्त पर, कवियों के जीवन घटनाक्रम पर तो अधिक ध्यान दिया, किंतु इनकी कृतियों का विश्लेषण एवं विवेचन युगीन संदर्भ में नहीं किया, जिसके अभाव में इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, इतिहास ग्रंथ कम और कवियों का वृत्त संग्रह अधिक बन गए। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, जब कोई इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ होकर के निरपेक्ष रहकर संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत करता है, तो उस कृति में वैज्ञानिक पद्धति से लिखा जाता है, यानी कि पूर्ण तरीके से उसका विश्लेषण करता है। विधेयवादी पद्धति, तो इन सारी चीज़ों को वो जो पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालता है, तो उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत माना जाता है। एक और बात बची, वो बात ये है कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है। साहित्य का इतिहास लिखने की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति जो है वो विधेयवादी पद्धति है, जिसके जन्मदाता 3 माने जाते हैं। जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा, एक जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण विशेष। क्षण माने समय। किसी भाषा में लिखे गए साहित्य को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण और परिस्थितियों को जानना तथा उनका विश्लेषण करना भी परम आवश्यक है। हिंदी इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति को अपनाया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश का अपना साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास
कहलाता है। तो ये थोड़ा सा पूर्व पीठिका थी, इतिहास था, और इतिहास में कैसे कैसे पद्धतियों का वर्णन किया जाता है, कैसे कैसे, तो सबसे पहले वर्ण के आधार पर, फिर कालक्रम समय के आधार पर, फिर वैज्ञानिक पद्धति, फिर विधेयवादी पद्धति जिसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो इसके साथ अब हम अगले वीडियो के साथ थोड़ा सा पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं से संबंधित छोटे छोटे वीडियो यानी कि 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।